एक ऐसा देश जिसके दुश्मन आधे से ज्यादा देश स्टार्टिंग से ही रहे हैं, मगर इसके बावजूद इसने हमेशा से ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रेवरी से पूरी दुनिया को हैरान किया है। वैसे तो यह देश हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन अब पिछले साल से यह ज्यादातर न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने आतंक फैलाने वाले संगठनों के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद बहादुरी से उसका मुकाबला किया। हालांकि पूरी दुनिया से इसे काउंटर चार्जेस का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी इसने हार नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसके सामने अमेरिका तक नतमस्तक हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर इजराइल इतना पावरफुल हुआ कैसे, और आखिर क्यों पिछले साल से ये वॉर में है, और इस वॉर का सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल के बारे में कुछ भी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये दुनिया के मैप पर कब और कैसे आया। असल में ये बात है हमारे इतिहास के सबसे खतरनाक टाइम की। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था जब इजराइल के गठन की मांग हुई थी। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उसके बाद यहूदियों ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड की। अभी एक अलग नेशन बनाने की बात चल ही रही थी, तभी होलोकॉस्ट के डेंजरस एक्सपीरियंस ने इसे और ज्यादा भड़का दिया, जिसे शांत करने के लिए फाइनली 14 मई 1948 को यूनाइटेड नेशन ने एक प्लानिंग के अंडर इजराइल को बनाया। हालांकि स्टार्टिंग में इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें एक यहूदी राष्ट्र था और एक अरब। हालांकि इस डिवीजन को अरब कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से तब से लेकर आज तक इजराइल युद्ध में लगा हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इजराइल के बनने के तुरंत बाद ही अरब इजराइल वॉर शुरू हो गया। हालांकि आज भारत और इजराइल के रिलेशन बेहद अच्छे हैं, इतने अच्छे कि इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग तक को अवॉइड कर दिया था। मगर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि अगर बात की जाए भारत की, तो जब इजराइल बना था तो भारत बिल्कुल भी इसके हक में नहीं था। पता है क्यों? असल में इसके पीछे मेन रीजन यह था कि भारत फिलिस्तीन में रहने वाले अरब लोगों के साथ सिंपैथी रखता था, लेकिन इजराइल के बनने की वजह से वे सभी इफेक्ट हुए थे। इसके अलावा भारत उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लीडरशिप कर रहा था और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। हालांकि 1950 में भारत ने फॉर्मली इजराइल को रिकॉग्निशन दी, लेकिन इसके बावजूद भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस कई डिकेड्स तक ऐसे ही ठंडे पड़े रहे। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिलेशंस में तेजी से प्रोग्रेस हुई। तो ये तो हुई इजराइल के बनने की और भारत इजराइल रिलेशंस की बात। लेकिन अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, जिसके कारण इजराइल को दुनिया भर की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। असल में ये बात है 27 सितंबर 2024 की, जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की एक महासभा हुई, जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। लेकिन इस असेंबली में जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के भाषण की बारी आई तो वहाँ से मोस्टली डिप्लोमेटिक उठकर चले गए। पता है ऐसा क्यों हुआ? असल में इन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट में किया। ज्यादातर देशों का मानना है कि इजराइल उनके साथ में बहुत बुरा बिहेव कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। बताते चले कि इजराइल केवल आज ही नहीं बल्कि सदियों से ही एक डिस्प्यूटेड कंट्री रहा है, मगर प्रेजेंट टाइम में इसने गाजा और लेबनान पर जो बमबारी की है उसकी वजह से कोई भी इसका साथ नहीं देना चाहता। लेकिन इजराइल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो यमन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन इजराइल की वजह से गाजा ने जो मुसीबतें उठाई हैं उसका हर्जाना कोई नहीं भर सकता। अगर हम आपको एक साल में इजराइल के हमलों की वजह से गाजा में होने वाली मौतों का आंकड़ा बताएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल गाजा में एक साल के दौरान 42,000 से ज्यादा इनोसेंट लोग मारे जा चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, लाखों लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा है। इजराइल के इस डिस्गस्टिंग काम को लेकर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूके ने इसे वार्निंग भी दी है, मगर इसके बावजूद इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसकी इन हरकतों की वजह से ही इजराइल को नापसंद करने वाले देश पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें ईरान का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी है। हालांकि इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाता रहता है, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 को जो हुआ उसके बारे में इजराइल को कोई भनक नहीं थी। दरअसल ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दांगी, मगर इसके बावजूद इजराइल अब भी पीसफुली कोई सॉल्यूशन करने के बजाय उल्टा ईरान को वार्निंग दे रहा है। ईरान के लिए इजराइल की हरकतें किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, तभी तो मुस्लिम देशों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि इजराइल नाम का यह मॉन्स्टर दुनिया में कौन सी आफत लाकर छोड़ेगा। इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी कंट्री है जो चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरी हुई है।
आखिर इस छोटी सी कंट्री के पास इतनी ताकत कहां से आई कि यह ईरान के सभारी हमले को टॉलरेट कर रहा है और उन्हें वार्निंग भी दे रहा है। इजराइल के पास इतनी ताकत कहां से आई, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इजराइल का करंट स्टेटस क्या है और आखिर इजराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी कितनी पुरानी है। तो बताते चलें कि यह एक ऐसी जंग है जो इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक चल रही है और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इजराइल ने इन फिलिस्तीनियों को धकेल धकेल कर एक छोटी सी पट्टी में समेट दिया है, जिसे आज हम गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। ये गाजा स्ट्रिप कुछ और नहीं बल्कि 360 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है जिस पर भी इजराइल आए दिन अटैक करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ऐसा कैसे करता है, क्या यह एक ओपन एरिया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप में जाना भी मुश्किल है और बाहर निकलना भी। यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह एक ऐसी जमीन है जिसके एक साइड पर मेडिटेरेनियन सी, दूसरी तरफ इजिप्ट और दो साइड इजराइल से घिरी हुई है। बस इन दोनों साइड का ही इजराइल फायदा उठाता है। तभी तो गाजा स्ट्रिप को आज दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, क्योंकि इजराइल की वजह से यह जगह यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक जेल बन गई है, जिसमें से वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। बताते चलें कि प्रेजेंट टाइम में गाजा हमास के कंट्रोल में है। हमास की बात करें तो यह एक मिलिटेंट विंग है। आपने लास्ट ईयर खबरों में हमास के बारे में जरूर सुना होगा। वैसे इसकी न्यूज में आने की वजह हमास द्वारा किए गए इजराइल पर अटैक थे। असल में 2023 में हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट फायर किए थे, जिसके जवाब में इजराइल अभी तक अटैक कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमास अभी भी सुरक्षित है और इजराइल भी। बीच में जो पिस रहा है वह है गाजा की लोकल पॉपुलेशन, जो बिना किसी इंटेंशन के इस जंग में धकेले जा रही है। इस जंग का रिजल्ट यह निकला कि गाजा की लोकल पॉपुलेशन में से लगभग 40,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बड़े और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। इस वॉर से गाजा का कितना नुकसान हुआ है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि गाजा एक बसा बसाया शहर अब लगभग खंडहर हो चुका है। हालांकि गाजा के इतने छोटे से एरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते। अगर देखा जाए तो 2017 में इसकी पॉपुलेशन केवल 5 लाख बताई गई थी और ये 5 लाख लोग इजराइल के इन अटैक से बचना चाहते थे। तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वे गाजा स्ट्रिप को छोड़कर लेबनान चले जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबनान में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है, तभी तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए ये जगह छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि पहले इन्हें इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में जाना होगा, जहां से वे सीरिया और फिर आखिर में लेबनान पहुंचेंगे। वैसे हम आपको बताते चलें कि लेबनान में एक ईरान सपोर्टेड मिलिटेंट ग्रुप है जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है। बताते चले कि यह वही ग्रुप है जो गाजा में हमास की हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हिजबुल्लाह कौन है, तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह बात 1980 की है, जब लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें इजराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा कर लिया था। तब इजराइल से मुकाबला करने के लिए लेबनान के लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इसने लेबनान से इजराइल को बाहर धकेल दिया। 1980 से लेकर आज तक यह लेबनान का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग बना हुआ है। ईरान लगातार हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करता है और जब इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर पिछले साल अटैक किया था तो हिजबुल्लाह ने अनाउंसमेंट की थी कि वे इजराइल के अगेंस्ट लड़ेंगे। इसलिए यह इजराइल के लिए एक नई मुसीबत है। हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए इजराइल लेबनान पर अटैक करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। इसलिए इजराइल ने बड़ी होशियारी से एक मेजर अटैक प्लान किया, जिसे 17 और 18 सितंबर 2024 को अंजाम दिया गया। यह अटैक कुछ और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के एक साथ 3000 से ज्यादा पेज और रेडियो सेट्स को एक साथ उड़ाना था। हिजबुल्लाह ने इस पूरे घटना का ब्लेम इजराइल पर लगाया और इसके जवाब में कई रॉकेट भी फायर किए। दरअसल यह सब इजराइल की सोची समझी साजिश थी। वह चाहता था कि उसे लेबनान पर अटैक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन मिले। जैसे ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट फायर किए, उन्हें जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिल गया। इसके अगले दिन से ही इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान ही हिजबुल्लाह के कई लोग मारे गए। अपनी इस हरकत से इजराइल दुनिया की नजर में एक मॉन्स्टर बन गया और सभी देशों से इसकी क्रिटिसिज्म होने लगी। इसके साथ ही इजराइल के हमले से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई देशों ने गाजा के लोगों के लिए हेल्प का ऐलान किया। अगर केवल अमेरिका की बात की जाए तो इस अटैक के बाद अकेले अमेरिका ने गाजा स्ट्रिप में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए $300 मिलियन देने का अनाउंसमेंट किया और वहां पर मिलिट्री पोर्ट बनाने की बात भी कही। इसके अलावा भी बहुत सारे देशों ने भी गाजा स्ट्रिप की हेल्प की। लेकिन जहां दुनिया के सभी देशों ने इजराइल की क्रिटिसिज्म की, वहीं इजराइल अपनी हरकतों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। वह अपने हमलों को कंटिन्यू रखे हुए है। मगर सच पूछो तो इसे देखकर ऐसा लगता है
कि अकेले इजराइल में इतनी पावर नहीं हो सकती, तो आखिर इसके पीछे कौन है? आखिर क्यों चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश इजराइल पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है? यह इतना बड़ा इश्यू बन गया है कि इसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 3 बार उठाया जा चुका है। लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल में तीनों बार सीज फायर पर सहमति बनी, तो अमेरिका ने वीटो पावर का यूज करते हुए इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। यह सुनकर आप सभी को झटका जरूर लगा होगा। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? आखिर वह अमेरिका जो एक तरफ तो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले फिलिस्तीनियों की हेल्प कर रहा है और वहां पर मिलिट्री पोर्ट बना रहा है, दूसरी तरफ वह इजराइल में सीज फायर के डिसीजन के अगेंस्ट क्यों है? एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि यह जंग किसी के हक में नहीं है और दूसरी तरफ वे वीटो पावर का यूज कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? कहीं अमेरिका पूरी दुनिया से कुछ छिपा तो नहीं रहा है? इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पर नजर डालनी होगी, जिसमें साफ बताया गया है कि 2019 से लेकर 2023 तक इजराइल ने जितने भी वेपन खरीदे हैं उनका 69% अमेरिका से लिया गया है। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका इजराइल को हर साल $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड भी देता है। और अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इजराइल के पास इतनी पावर कहां से आ रही है और क्यों यह जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? जब इसका जवाब ढूंढा गया तो वह अमेरिका में ही मिला, वो भी एक रिलीजन से जुड़ा हुआ। दरअसल एक्सपर्ट की एक रिसर्च बताती है कि अमेरिका में एक बड़ी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है जो यह मानते हैं कि इजराइल का बनना बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अमेरिका में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका पर्पज केवल और केवल इजराइल की पॉपुलेशन और यहूदियों के लिए सपोर्ट करना है, और यह ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं बल्कि CUFI है, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल। आपको जानकर हैरानी होगी कि न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मिलियन मेंबर्स हैं। लेकिन जब इन मेंबर्स में आप अमेरिका के पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े नाम सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ग्रुप अमेरिका से अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता है? तो इसके लिए भी उन्होंने अलग से एक कमेटी बना रखी है जिसे अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल लोगों की कमेटी कहना भी गलत नहीं होगा। इस कमेटी के लोग लॉबिंग के जरिए उस कांग्रेस में अपनी मर्जी से डिसीजन करवाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका में लॉबिंग करना पूरी तरह से लीगल है, इसलिए यह अमेरिकन कांग्रेस से जो चाहे वह करा सकती है। और आपको पता होगा कि अमेरिका में सारे फैसले कांग्रेस करती है, यहाँ तक कि नए लॉ भी कांग्रेस ही बनाती है, और यह सभी डिसीजन अमेरिका कांग्रेस के मेंबर्स वोटिंग के जरिए करते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इस कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स को खरीद ले और उन्हें बताए कि उन्हें रेगुलेशन में वोटिंग उनके हक में करनी होगी। इस प्रोसेस को लॉबिंग कहते हैं और अमेरिका में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका का यह ग्रुप इतना पावरफुल है कि यह न केवल अमेरिका कांग्रेस से अपनी मर्जी के फैसले करवाता है, बल्कि जो इजराइल के अगेंस्ट है उन्हें हराने का भी काम करता है। उनकी वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने 24 ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन में हराया है जो प्रो इजराइल पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। इस ग्रुप की इजराइल को सपोर्ट बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे एक और रीजन है। दरअसल गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में एक केस फाइल किया। बताते चला कि यह कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, लेकिन यह अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता। केस फाइल होने के बाद 24 अप्रैल 2024 को ICC के प्रोक्यूटर S करीम खान को उन 12 सीनेटर की तरफ से वार्निंग मिली जो एक लेटर की फॉर्म में था। उस लेटर में साफ लिखा था कि हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर को अरेस्ट करने का डिसीजन सुनाने वाले हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो हम यानी कि अमेरिका इसके अगेंस्ट सैंक्शन लगाएंगे, यहाँ तक कि आपकी फैमिली के US विजिट्स पर भी बैन लगा देंगे। इसमें लिखा था अगर आप इजराइल को टारगेट करते हैं तो वे आपको टारगेट करेंगे, और लास्ट में यू हैव बीन वार्न्ड लिखकर लेटर को एंड कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इस लेटर में उन 12 सीनेटर के नाम और सिग्नेचर भी मौजूद थे। और एक और बात, एपिक की वेबसाइट पर इन 12 लोगों की लिस्ट भी मौजूद है। ये प्रो इजराइल कैंडिडेट्स हैं और उनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। दरअसल गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। इन्वेस्टर से पैसा जमा करने के लिए और बदले में बॉन्ड खरीदने वाले लोगों को एनुअल प्रॉफिट दिया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट को लोन के फॉर्म में पैसे मिल जाते हैं, और जब लोग इसे वापस करते हैं तो गवर्नमेंट उसे वापस खरीद भी सकती है।
लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? दरअसल थे गार्डन की एक स्टोरी के अनुसार 2023 में इजरायली बॉन्ड के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका में ओहायो स्टेट ट्रेजर को ईमेल किया, जिसमें कहा गया कि क्या आप 5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड खरीदोगे। और हैरानी की बात तो ये थी कि 40 मिनट में ही इस बॉन्ड को खरीदने के लिए अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया। बाद में पता चला कि हमास और गाजा की जंग से पहले अमेरिका ने 1.7 बिलियन डॉलर के इजरायली बॉन्ड खरीदे थे। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट करने की एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सपोर्ट। जैसा कि हम सभी को पता है, अमेरिका और ईरान के बीच रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और जो पिछले कुछ सालों में तो और भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री में भी अमेरिका के अच्छे रिलेशन नहीं हैं, इसलिए वह चाहता है कि इजराइल को अपने हक में कर ले। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री की इस जंग को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बजाय जंग खत्म करने के वह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि अरब कंट्री चाहती हैं कि फिलिस्तीन को अपनी अलग स्टेट दी जाए। लेकिन इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। वैसे आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।